दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कोरोना के बाद से लोग ज्यादातर परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, लोग जैसे तैसे करके मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे में गुजरात मॉडल की तरफ सभी की निगाहें हमेशा रहती है, क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद से गुजरात मॉडल को पेश किया गया था तो सभी की, पूरी दुनिया की निगाहें गुजरात मॉडल पर टिकी हुई थी कि आखिरकार गुजरात मॉडल है क्या। हम अक्सर हमारी वीडियोस में ये बताते रहते हैं कि गुजरात मॉडल में क्या क्या कमियां हैं और किस तरीके से गुजरात मॉडल को लॉलीपॉप की तरह दुनिया के सामने रखा गया। अब एक ऐसा मामला सामने आया है, उत्तर प्रदेश के एक ड्राइवर हैं राजकुमार। राजकुमार का ये कहना है कि वो ड्राइविंग करते हैं, एक गाड़ी लेकर जा रहे थे जिस गाड़ी में सामान भरा हुआ था। टोल टैक्स पर, जो अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस वे है, वहां पर जो है वो उन्हें टोल टैक्स पर रोका गया। हालांकि ये जो होता है अब जो है वो हाईटेक दौर हो चुका है, क्योंकि अब अगर आप टैक्सी लेकर जाते हैं या आप कोई भी व्हीकल कोई भी लेकर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की कोई व्हीकल लेकर जाते हैं, तो खुद ब खुद जो फास्टैग जो होता है उससे खुद ब खुद आपका पैसा उससे कट जाता है। आपको वहां पर रुकाकर पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर राजकुमार को रोका गया, उनसे कहा गया कि आपकी गाड़ी जो है वो ओवरलोड है। और उसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि ड्राइवर को तो अंदाजा रहता है कि उनकी गाड़ी के अंदर क्या सामान है और कितना सामान भरा हुआ है। राजकुमार ने कहा कि मेरी गाड़ी ओवरवेट नहीं है, अंडरवेट है, आप चाहें तो इसका वजन आप करवा सकते हैं। उसके बाद वहां पर आपने देखा होगा कि आजकल एक नया तरीका आ चुका है कि अस्पतालों में बाउंसरों को रखा जाता है, टोल टैक्स पर, टोल प्लाजा पर जो है वो बाउंसरों को रखा जाता है। राजकुमार ने जब कहा कि मैं अपनी गाड़ी का वेट कराने के लिए तैयार हूं, आप वजन कराइए, मेरी गाड़ी अंडरवेट है, उसके बाद कुछ बाउंसर आ गए, इनके साथ में बदतमीजी करने लगे, इनके साथ में मारपिटाई की। खास बात तो यह है कि वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि आप पहले 200 रुपया दीजिए, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। ये 200 रुपया कहां जाता, कहां से आया है, कहां जाएगा, किसके नाम पर 200 रुपया ले रहे थे, ये हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब ये पूरा मामला हुआ उस वक्त वहां पर पत्रकार हैं कलीम सिद्दीकी, जो जनचौक के लिए काम करते हैं, ये खुद वहां पर मौजूद थे। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि जो ड्राइवर राजकुमार है उन्होंने क्या कुछ कहा। तो सुबह के टाइम अपने पहुंचे टोल नाका पे तो बोलते हैं ओवरलोड है। मैं बोला ओवरलोड है तो कांटे पे ले लो, जो होता है तुम्हारा हम दे देंगे। बोले नहीं, पहले 200 रुपया हमारे जमा करो, उसके बाद जो है गाड़ी आगे जाने देंगे। बोला यार 200 रुपया ऐसे थोड़ी देने, पहले कंफर्म तो करो, हमारी गाड़ी ओवरलोड तो है ही नहीं, तुमको ऐसा लगता है तो कांटा करो, ओवरलोड है तो पैसा लो। बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो बदतमीजी करने लगे, मतलब हाथ चला के करने, मारा मारी करने लगे। तो मैं मतलब मेरे सेठ को फोन करा, तो उनके साथ में बदतमीजी से बात करा, तो सेठ ने बोला 100 नंबर पे फोन करो। तो हमने फोन करके पुलिस बुलाया, तो पुलिस वालों ने उनको भी लेके गया। तो बाउंसर ने आपको मारा भी, थप्पड़ जैसा भी कुछ था ना इसमें? हाँ, मतलब मारा, 2-3 जन मतलब आ गए साथ में। अब मैं अकेला आदमी, 1-2 हो तो अपने भी संभाले हैं, अब 3-4-5 आदमी मिल जाएंगे तो अपने अकेले क्या कर सकते हैं। अपने डेली आने जाने का, रोज थोड़ी लफड़ा करने का। पुलिस ने आपको क्या डराया? पुलिस ने आपको क्या कहा? आपके खिलाफ भी क्या कहा पुलिस ने आपको? पुलिस क्या बोलती है, बोले समाधान करने का है। मैं बोला साहब समाधान करने का होता तो इतना बड़ा वहां से यहाँ आने के क्या मतलब था हमारे को। ये रोज का काम है, एक दिन का हो तो अपने समझ ले, रोज का 30 दिन हमारे सूरत अहमदाबाद आने जाने का इसी रास्ते से आते जाते हैं। फिर भी यही रोज का ही नाटक है, तुम्हारी गाड़ी ऐसा है तो आज हमारे साथ हो रहा, कल दूसरे के साथ में, ऐसा रोज डेली करते हैं लोग। तो सुना आपने, राजकुमार ने जो आरोप लगाए हैं कि इनके साथ में वहां पर पिटाई की गई, इनको पीटा गया, उसके बाद इन्होंने खुद ने जो है वो 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। लेकिन खबर को किस तरीके से गोदी मीडिया ने छापा, गोदी मीडिया ने बताया कि ड्राइवर ने मारा पीटी की, ड्राइवर के साथ में हाथापाई, उसके बाद में पुलिस को आना पड़ा। जबकि हकीकत यह है कि वहां पर जो बाउंसर, जो गुंडे जिसे कह सकते हैं क्योंकि वो गुंडागर्दी ही करते हैं, वो गरीबों को पीटते हैं, ड्राइवरों को वहां पर पीटते हैं। तो राजकुमार ने खुद पुलिस को फोन करके वहां पर बुलाया था। और उसके बाद में कलीम सिद्दीकी भी वहां पर मौजूद थे। कलीम सिद्दीकी से हम बात करेंगे। कलीम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देश लाइव के लिए वक्त दिया हमें। कलीम, ये जो मामला है, जो टोल प्लाजा पर जिस तरीके से
गुंडागर्दी की जाती है ड्राइवरों के साथ आए दिन। ऐसा ये पहला मामला नहीं है। और खास बात तो ये कि गुजरात मॉडल, गुजरात के अंदर टोल प्लाजा पर ये सब हो रहा है। क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे? ये उन्होंने 200 रुपए मांगे, कहा कि भाई 200 रुपए जमा करिए तब गाड़ी जो कांटे पे जाएगी। इनका ये तरीका होता है कि 200 रुपए जमा करा लेते हैं, अगर अंडरलोड गाड़ी हुई तो 200 रुपए वापस दे देते हैं कांटे पे, अगर ज्यादा हुई तो वो 200 रुपए रख लेते हैं। फास्टैग से नहीं कटता है, फास्टैग से क्योंकि और जो है ड्राइवर और गाड़ी मालिक वो भी 200 रुपए जाए, क्योंकि उसमें 10 टाइम्स तक पेनाल्टी है। अच्छा, फास्टैग जो होता है उसमें 10 टाइम पेनल्टी होती है, पेनाल्टी होती है। एक तरह से भ्रष्टाचार है ये 200 हाँ, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि गाड़ी वाले भी जो है निकाल लेते हैं कि भाई चलो, यानी 200 रुपए में पत्र आएगा, नहीं तो जो है 600, 500, 400 देना रहता है। तो वो ये है। तो और ये जो है ये वहां तो सेकंड में गाड़ियां पास होती हैं वहां पर। ये बड़ा वो यानी भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कि टोल टैक्स के चंद गुंडे बैठ के आसानी से इतना बड़ा, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी है सामने, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंडर में आती है, उसने बनाया और IRB को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो अब इसके ये तो इंक्वायरी से पता चलेगा कि भाई भ्रष्टाचार का मामला कहां तक है। तो ये जो है पुलिस जो है इतना फेवर अगर लेती है टोल टैक्स का, तो ऐसे ही थोड़ी नहीं कोई फेवर लेगा। बिल्कुल। और तो पुलिस का तरीका काम करने का क्या है, वो बगैर पैसे के कोई काम नहीं करती। गरीबों के लिए तो सीधा यानी उनको बोर्ड लगा, मेरा तो ये कहना है कि भाई पुलिस स्टेशन में एक बोर्ड लग जाना चाहिए, भाई अगर आप गरीब हैं तो पुलिस स्टेशन ना आए। सही बात है। हाँ, ये प्रशासन तो कम से कम वो कोई उम्मीद नहीं रहेगी भाई पुलिस के पास से हमको कोई मदद नहीं मिलनी है तो हम जाए नहीं, मार खा के चला आएगा आदमी। तो ये चीज है। तो मैं जो है वहां तालुका पुलिस स्टेशन जो रूरल में लगता है, वहां जब मैं पहुंचा तो वहां पर ASI है दिव्या करके कोई, वो यानी उन्होंने उनके अंडर में पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का चल रहा था और उन्होंने ही लेके आया था। तो उस वक्त जो है मेरी मौजूदगी में मैं PSO ऑफिस के दरवाजे पे खड़ा हुआ, अंदर जो है टोल टैक्स के कर्मचारी, वकील और मैनेजर, सुपरवाइजर वो खड़े, उसके पीछे मेरा ड्राइवर जो है गाड़ी का और गाड़ी का मालिक खड़ा है, वो साथ में मैं भी खड़ा हूं। तो वो मैडम खुद कह रही हैं कि तमे आओ केम करो छो, केम मारो छो ड्राइवरों ने, यानी आप ऐसा क्यों करते हो? हाँ, क्यों मारते? हाँ, टोल प्लाजा वालों से कहा? हाँ, पुलिस वाले ने? हाँ, पुलिस वाले बोले ए પછી મને पांडे जी फोन करे छे कि जोई ले जो, यानी पांडे जी जो है, उसके बाद इसका मतलब कि पांडे जी ने फोन किया कि टोल प्लाजा के कोई है अधिकारी? हाँ, पांडे जी हाँ, ने कोई पुलिस भी को है, फोन किया है कि भाई ये मैटर को आपको दबा देना है। बिल्कुल। तो हाँ, उसके बाद जो है मैं वहां पे मौजूद था जब वो, अच्छा फिर बात आगे बढ़ी कि उन्होंने कहा सीधा कि पुलिस का तरीका एक होता है कि भाई जब एक तरफ का फेवर लेना है तो जो पीड़ित है तो उसको भी भाई तुम्हारे खिलाफ भी FIR होगी। अच्छा, हाँ, जो पीड़ित है उसको भी पुलिस ने धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ भी FIR पहले करेंगे। भाई क्या करना है, समाधान करना है। ये कलीम बड़ा अजीब सा होता है कि अक्सर जब पुलिस के पास में कोई ऐसा गरीब दबा कुचला कोई जाता है तो FIR दर्ज न करनी पड़े, इसलिए सामने वाले को, पीड़ित को भी डरा दिया जाता है। नहीं, उसमें क्या जो आरोपी होता है, आरोपी पक्ष का जब उनको फेवर लेना रहता है तो पीड़ित पक्ष को कैसे दबाए, पुलिस तो मारेगी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो पीड़ित है तो ऐसे डराया जाता है। हाँ, तो वो क्या है कि उनको अगर डराया जाए कि भाई तुम्हारे खिलाफ भी तुमको भी लोकअप होगी, जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, डर के वो केस न करे। हाँ, फिर वो क्या समाधान कर ले, यानी पुलिस जो चाहती है उसके मन का करे, वो जिद ना करे कि मुझे FIR ही करना, जो कि कायदे से क्राइम बना है। तो CRPC के तहत जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर रही बात समाधान, कोर्ट में भी समाधान होता है, बिल्कुल, फिर उसको कंपनसेट किया करके भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कहीं न कहीं जो मौजूदा सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इनकी पहुंच जो है वो अब जो जमीनी सतह पर जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचला तबका है, दबा कुचला, उससे दूर होती जा रही है सरकार, ऐसा लगता है? क्योंकि देखिए, मैं आपको इशू रुकूंगा, जैसे कि मैं आपसे बताना चाहूं कि आप अस्पतालों में देखिए, आप जो परेशान होते हैं, गरीब होते हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ऐसे ही आप देखिए बिजली बिल को लेकर, आप देखिए गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। 4-4, 6-6 महीने के बिजली के बिल जो है, जिसका बिजली का बिल 500 रुपया, 700 रुपया आता था, उसको एक साथ 4 महीने का अंदाजा लगाकर उसको 15-15, 20-20 हजार का बिल दिया गया।
स्कूलों की फीस का मामला भी ऐसे ही रहा कि स्कूलों की फीस जो है वो बहुत ही ज्यादा सबके सामने वो की गई, ज्यादती की गई। तो कहीं ना कहीं हर तरह से जनता को, पब्लिक को, गरीबों को बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ दिया गया है, जबकि अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाया जा रहा है। इसमें एक चीज ये होती है कि एक नेक्सस है उद्योगपतियों का, इंडस्ट्रीज का और सरकार में बैठे लोगों का। बिल्कुल एक पैठ बनी हुई है हाँ, दोनों जैसे की। चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ठेकेदारी हो, किसी भी जैसे कि टोल की ठेकेदारी, तो वहां पर फायदा किसको होता है? उद्योगपति को। उद्योगपति किसको पहुंचाता है? बिल्कुल सरकार में बैठे लोगों को, चाहे पुलिस हो, चाहे अफसर हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो। बिल्कुल। तो वो एक यानी ये सिस्टम इन्होंने बना दिया है। यानी जो आरोप लगते हैं सूट बूट वाली सरकार की मोदी पर, तो बिल्कुल सही ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। हाँ, अब इसमें जो है जैसे टोल मामला, भाई वहां पर जो उनको भ्रष्टाचार करना है तो जाहिर सी बात है पुलिस को अपने साथ में मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और पुलिस मिली हुई रहती है, क्योंकि जब हम ये प्रेशर हमारे ऊपर बना रहे थे कि मैं था मौजूद कि भाई ड्राइवर समाधान कर ले, एफआईआर ना करे, तो हमने एसपी के पास गए, एसपी नहीं थे तो एएसपी से मिला, तो एएसपी का जवाब था कि भाई ड्राइवर ने कुछ किया होगा तभी मारा होगा। अच्छा है, उल्टा हाँ, करने लगेगा ड्राइवर ने। ऐसे क्यों कोई मार देगा किसी को? यानी आप तो ये तो टोल प्लाजा जो होते हैं वहां तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, तो क्या आपने ऐसा कुछ मांग नहीं की कि आप सीसीटीवी कैमरा निकाल के देखिए? आप नहीं, हमने कहा, जब उन्होंने कहा कि भाई दोनों तरफ एफआईआर होगी, हम बीच बीच में हमको अर्जी के लिए भाई अर्जी लिख के दे दो, हम इन्वेस्टिगेट करके जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जब आपने तो मैंने उनको कहा कि भाई आपको इन्वेस्टिगेट सबसे पहले आप सीसीटीवी फुटेज ले लो। बिल्कुल उसी हिसाब करिए क्या हुआ। वो सीसीटीवी फुटेज अगर आपको देख लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल, कोई लंबी इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं है। बिल्कुल। और एज पर लॉ जो है कोई पीड़ित आता है तो आपको एफआईआर दर्ज करना ही है। तो उसके बावजूद पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी के फुटेज चेक नहीं किए। दोनों के खिलाफ 151 दर्ज कर दिए और दोनों को लॉकअप में डाल दिया। 151 जो है एफआईआर दर्ज नहीं है तो पुलिस की पावर है। बिल्कुल। दो पार्टियों को दबाना, दो पार्टी को कंप्रोमाइज करना, तो लेकिन अब वो जो है इस तरह से पुलिस के पास कौन जाएगा? बिल्कुल। 151 तो हालांकि जब मजिस्ट्रेट के, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जो है बेल के लिए गए तो हमने रिटर्न में दिया सारे इंसिडेंट को, स्टेप बाय स्टेप भाई ये घटना हुई है। मजिस्ट्रेट ने जो है उसको नोटिस में लिया है और उसको बाद जो है अपना यानी लेटर लगा के वो लेटर को खुद उस पर संज्ञान लेकर आगे उसको कार्रवाई के लिए भेजा है। उसी पुलिस स्टेशन को संज्ञान लेके उसी पुलिस स्टेशन को कार्रवाई के लिए भेजा है। उसके अलावा हमने रिटर्न जो है सारा घटनाक्रम जो है वहां के बड़ौदा रूरल के एसपी जो है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, उनको दिया है। और इसमें हमारी आगे भी डीजीपी से जो है गांधीनगर मिलने की प्लानिंग है, अगर नहीं करते अब, क्योंकि इसमें क्या है कि आमतौर पर ड्राइवर मार खाते हैं और उनके ऑनर्स जो है वो उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से उठ के जाना, फिर पूरा दिन खराब करना, फिर अगले दिन भी खराब करना, पुलिस के चक्कर में ट्रेंड आ चुका है कलीम के। जब कोई हक की बात करनी होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, चाहे आपके मालिक ही क्यों ना हो, आप जहां काम कर रहे हैं जो, तो ये ट्रेंड चल चुका है, क्योंकि लोगों को डर भी कहीं ना कहीं लगता है कि हमको काम करना है, ये सरकार हमको दबा देगी या जो भी। दूसरा, मैंने जनचौक पे आपकी खबर जो पढ़ी थी, इसको रिलेटेड जो आपने खबर जो दी थी आपने, उस खबर में एक और बात मैंने पढ़ी कि उसमें यह था कि आप जब पुलिस स्टेशन गए, जब इस ड्राइवर को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, आपने वहां जाकर देखा तो एक ही लॉकअप के अंदर 6x8 का कुछ लॉकअप था, उसके अंदर 8-9 लोगों को रखा हुआ था कोरोना के ऐसे दौर के अंदर। तो ये भी बड़ी हैरानी आपको। वो वहां रखे, उन लोगों को पानी तक नहीं देते हैं। जब हमने पीएसओ का भी पानी क्यों नहीं देते, आप बोले पानी पियेंगे तो पेशाब करने जाएंगे। ये वहां के पीएसओ का जवाब था, पीएसओ का जवाब है। ये कहां अधिकार कहां? बिल्कुल हाँ, ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो अधिकार जो होने चाहिए, चाहे वो क्योंकि वो आरोपी है, वो कोई इसके ऊपर कोई गुनाह तो हो नहीं चुका है, जबकि पानी तो ये हैरानी की बात है। ये मैनुअल के खिलाफ है, पुलिस मैनुअल के खिलाफ है ये सारी चीजें। उनको खाना भी देना है, पानी भी देना है। अच्छा, उस खबर में एक और मैंने बात ये पढ़ी जनचौक पर। मैं हमारे दर्शकों को ये बात बता दूं कि जनचौक जो है वो एक इस दौर में एक ऐसी वेबसाइट है, ऐसा एक वेब का जरिया है जहां पर आप बेहतरीन वो खबरें जो मीडिया में, गोदी मीडिया में खासकर दबा दी जाती है, जिन खबरों पर पर्दादारी की जाती है, उन खबरों को जो है वो जनचौक जैसी वेबसाइट है काफी निकाल कर आते हैं। कलीम उसके लिए काम करते हैं। कलीम उसके अंदर एक और बात ये लिखी हुई थी कि जब वहां पर जब लोगों से आपने बात की तो लोगों ने आपसे बताया जो भी, और उसके बाद ड्राइवर ने भी आपको कुछ कहा था कि रात में जब वहां पे रोका गया
तो जो टोल प्लाजा का जो बॉडीगार्ड था वहां का या जो भी था कर्मी, उसको पुलिस ने ले जाकर अच्छी जगह पर कहीं सुलाया, जबकि ड्राइवर को जो है वो लॉकअप में रखा, मच्छरों में, मच्छरों में जो है बहुत मच्छर, यानी रात भर सो भी नहीं पाया। और उसको पूरी ये तो ही, उसके अलावा जो है सुबह में राठौड़ साहब कोई पीआई हैं और वो सरवैया साहब जो है पीएसआई हैं, वो टोल कर्मचारियों से मिलने आए जैसे कि उनके गेस्ट हों वो। अच्छा, आरोपियों से मिलने गए और खड़े होके पब्लिकली आरोपी पक्ष से मिलने गए। आरोपी पक्ष से जो है मिलके 1 घंटे तक जो है गप्पे शप्पे मार रहे हैं, सारा काम पुलिस स्टेशन का छोड़ के जो है। अच्छा। यानी कितना बड़ा, यानी सारे लोग मिले हुए हैं। यानी 60 गांठ जो इनका जो उगाई का जो चलता है, जैसा ये कहा असल चीज कि 200 रुपया जो एक ट्रक से लेते हैं, अगर जैसा आपने बताया सीधे तौर पर ये भ्रष्टाचार इसको कहा जाएगा, क्योंकि 200 रुपए की कोई रसीद भी नहीं दी इनको या कुछ देते भी नहीं है वो लोग। तो कहीं ना कहीं एक जो असली जो नेक्सस है वो यही है कि ऐसे तो एक टोल प्लाजा, और हैरानी की बात यह है कि जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है गुजरात में, गुजरात मॉडल बहुत बेहतरीन है, लेकिन गुजरात में ये हो रहा है, अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर ये बात हो रही है। काफी हैरान करने वाली बात। दूसरे टोल पे भी है इस तरह का है। भरूच में जो है बाकायदा एजेंट रखे गए, दलाल रखे गए हैं कि गाड़ियां ओवरलोड गाड़ियां पकड़ के ले आओ, और उसके बाद जो है और पर गाड़ी जो पर कॉमर्शियल व्हीकल जो है उनको 50 रुपए देते, 50 रुपए के चक्कर में चलती गाड़ियों पे चढ़ते हैं, ये गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, यानी रिस्क लेते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? टोल टैक्स होगा, सरकार होगा, पुलिस होगा, या गाड़ी मालिक होगा, या गाड़ी चलाने वाला। अब चलती गाड़ी में आप चढ़ोगे ओवरलोड के 50 रुपए के चक्कर में अपनी जान का रिस्क लेते हैं। बात 50 रुपए, क्योंकि कलीन देखो, एक जब एक्सप्रेस वे जब रहता है तो उस पर मेरे ख्याल से एक दिन में कितनी सौ गाड़ी उस पर निकलती होगी। अब एक गाड़ी का 50 रुपए के हिसाब से नया कितना रुपया वो लोग लेते होंगे। दूसरा दर्जनों लोग मामला, वो क्या आसपास के गांव के लोग होते हैं जो जिनके पास काम नहीं है, बेरोजगार होते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो वो उन लोगों को वहां पे रखा जाता है। अब वो क्या 10 गाड़ी पकड़े तो 500 रुपए। ये सारी चीजें सुना था कि यूपी बिहार यहाँ का सुना था कि यहाँ पर इस तरीके की गुंडागर्दी और सब होती है। गुजरात में भी ऐसा हो रहा है। गुजरात मॉडल जो लोगों को बताया गया बड़ा बेहतरीन मॉडल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी ऐसा होता है। अरे हो ही रहा है ना, ऐसा नहीं है गुजरात में हो रहा है। इसकी पब्लिसिटी एक अलग होती है कि भाई एक यानी ब्रांडिंग की जाती है, बार बार को कोशिश की जाती है गुजरात की। यूपी और बिहार से बहुत अच्छी हालत नहीं है आगे गुजरात की, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार। ऐसा नहीं है कि ये एक मामला, इससे पहले भी कई ऐसे मामला है, जैसे यहाँ पे शराबबंदी की भी बहुत ऐसी चीजें चलती है। अल्पेश ठाकुर ने भी एक इंटरव्यू में देश लाइव पर कहा था कि पुलिस की मिलीभगत के बिना शराब का, एमडी का ये कारोबार नहीं चल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बिगाड़ है देश में, जो युवाओं को भी परेशान कर रहा है, जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जो मजदूर तबका है उसको परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे ये बात तो साफ होती है कि सिस्टम की इजाजत के बिना, सिस्टम का साथ लिए बिना ये जुल्म नहीं किया जा रहा है। सिस्टम की पूरी तरह मिलीभगत होती है जुल्म करने में। हाँ, मुमकिन ही नहीं है कि बगैर सिस्टम की मिलीभगत के इस तरह से कोई भी करे। खुली लूट, उस पर आवाज भी नहीं लोग उठाते। और गुजरात के अंदर जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में है, तो वो बेचारी कमजोर पड़ती है। और बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लाके विपक्ष को दबा देती है। नहीं, दूसरा करीमे बिल्कुल एक गुजरात की अच्छी अपनी बात निकाले, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा निकालकर, क्योंकि ये एजेंडा गुजरात से ही शुरू किया था नरेंद्र मोदी ने 2002 से। और उसके बाद में ये जो गुजरात मॉडल क्या है, वो हिंदू मुस्लिम वाला ही गुजरात मॉडल था जिसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरे देश में लागू करने की बात करते थे, ऐसा लगता है। अब जैसे जो भी सरकार पहले जो इलेक्शन होते थे, यानी अवाम की बेहतरी के वादे किए जाते मुद्दों पर होते थे, जो मुद्दे होते थे, बिल्कुल जो उस पे जो है भले वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के बाद जो है पूरा ना कर पाए, लेकिन वादा तो करती थी। लेकिन ये सरकार जो है, इनको उद्योगपतियों को बड़ा करना है, उनके साथ सांठगांठ करना है और पैसा कमाना है, और गरीब और अमीर के बीच एक लंबी खाई बनाना है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाए, उसको बढ़ा रहे हैं। और वो अब इसके लिए यानी जितनी बड़ी खाई करना है, उसके लिए लंबे टाइम तक सत्ता में बने रहना है। तो सत्ता में बने रहने के लिए जो है पब्लिक के दिमाग में जो है ये छोटे छोटे मुद्दे आए ना, तो हिंदू मुस्लिम करते रहने का। ऐसा लग रहा है गुजरात की जनता का भी अब जो है मोदी सरकार से, बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद में वो जो दांडिया जो होता है दिवाली से पहले, गुजरात का बड़ा एक अच्छा वो ट्रेडिशन यहाँ के लोग कहते हैं ये,
तो डांडिया पर जो है परमिशन बैन लगाया गया है, पाबंदी लगाई गई है कि भाई कोरोना की वजह से आप डांडिया नहीं कर सकते हैं, या परमिशन जो है वो 50 की इस तरह का है। तो यहाँ के लोगों का अब ये कहना है कि आप जब पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं और जो अलग अलग जगहों पे जो छोटे मोटे ब्लॉक लेवल पे आप कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर, तो वहां पर आप 200 लोगों की परमिशन दे रहे हो कि 200 लोग वहां पर जमा हो सकते हैं, जबकि ये डांडिया के लोगों का कहना है कि आप हमको परमिशन नहीं दे रहे हो। इसमें अब सरकार क्या है कि अब इलेक्शन में बने रहने के लिए, सत्ता में बने के लिए, कि चुनाव के प्रचार में कमी नहीं आनी चाहिए, तो वो उसके अंदर वो यानी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और उसमें कोई उनके ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन पब्लिक को यानी सैक्रिफाइस अगर करना है तो जनता का हम नहीं करेंगे। सत्ता में बैठे हुए लोग वो किसी तरह का सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। करीम, काफी सालों का आपको पत्रकारिता का अनुभव है, आपने देखा होगा कि जब बिहार इलेक्शन पहले हुए या जो अलग अलग इलेक्शन यूपी वगैरह जो हुए, तो जिस तरीके से एक लोगों का ये आरोप है कि एक प्रोपागेंडा था, जो आतंकी हमले हुए, उरी का हुआ या और भी जो कश्मीर वगैरह में जो हमले हुए, कई लोगों का अब ये कहना है कि अब बिहार इलेक्शन आ रहा है, इसलिए अब बिहार के इलेक्शन को ध्यान में रखकर चाइना के साथ में भी कुछ थोड़ा सा कुछ मामला बढ़ सकता है, ये सरकार कुछ ऐसा कर सकती है, ऐसा कुछ माना जा रहा है? नहीं, चाइना के सामने मुझे जो लगता है, मैं अपना ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार सरेंडर है। अच्छा, उसके सामने जो है, चाइना के सामने, चाइना ने तो बहुत सारी जमीनें कब्जा कर ली, जैसे रिपोर्ट आ रही है। और इस तरह से एक देश जो है दूसरे देश में घुस के, अब वो जमाना नहीं रहा कि भाई जिसकी ताकत है वो जाके कब्जा कर ले। अगर ऐसी बात है तो छोटे छोटे देश बचेंगे नहीं। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर चाइना घुस गया और ये जो है इनकी जो है कूटनीति भी फेल हो रही है। आज कुछ न्यूज़पेपरों की कुछ खबरें भी है कि तकरीबन 60,000 आर्मी जवान जो है वो चाइना ने सरहद पर तैनात कर दिए हैं, भारत। हाँ, तैनात कर रखे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कभी अपने मुंह से चाइना बोल नहीं पाते हैं, चीन बोल नहीं पाते हैं। वो पाकिस्तान खूब चिल्लाएंगे। हिंदू मुस्लिम में सूट नहीं करता ना चाइना। अच्छा, तो इसलिए वो अपने जो अच्छा मीठा मीठा लगता है उसे खा लो, बाकी को साइड में। वो क्या है कि अब चाइना जमीन कब्जा कर लिया है, अब ज्यादा और कुछ करेंगे तो और कब्जा ना कर लेवे, तो और इसे चाइना के नाम पे तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए जो है चाइना को जो है जो कब्जा कर लिया है तो ध्यान नहीं देने के, चलो बाकी और क्योंकि यानी कि बस बात यह है कि अगर देश के अंदर युवा बेरोजगार है तो उसका ध्यान भटका दो हिंदू मुस्लिम करके। हाँ। इस देश के अंदर कोई गरीब ड्राइवर है, उसके साथ में अगर टोल प्लाजा पर मारपीट की जाती है तो उसका भी ध्यान कैसे भी आने, जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान बिल्कुल भटकाया जा रहा है। क्योंकि बिहार इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब माहौल शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जो असली मुद्दे हैं, गरीबी का मुद्दा है, भूखमरी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये जिस तरह से ये टोल वसूले जाते हैं, ये पब्लिक सुविधा है। बिल्कुल, सड़क जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़क पब्लिक को जनता के लिए बनाकर अच्छा बेहतरी के लिए। जैसे इन्होंने जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, तो 475 करोड़ रुपए की लागत आई। बाद में जो है उसके अंदर थोड़ा एक्सपेंशन हुआ और भी खर्चे आए, फिर उसके बाद IRB को जो है अपग्रेड करने के लिए दिया गया। बहरहाल जितना उन्होंने लगाया है उससे कई गुना ज्यादा, जहां तक मेरा मान, वसूल कर चुके। यही चीज नोएडा टोल ब्रिज के साथ हो रही थी दिल्ली में, तो वहां पे कोर्ट में जाना पड़ा, लोग कोर्ट में गए कि भाई जब पैसे जो है कॉस्ट निकल गई है तो फिर क्यों लिया जा रहा है। तो कोर्ट ने मना किया कि भाई अब टोल नोएडा टोल को जो है बंद किया जाए। तो अब यहाँ पर भी जो है इस पे काम करने की जरूरत है। जरूरत है। आखिर बात यही है कलीम के, आखिरकार क्या वजह है कि गुजरात में रहकर कोई सरकार की गलत नीतियों का विरोध क्यों नहीं कर सकता है? क्या डर है आखिर के यहाँ के लोगों में कि विरोध नहीं कर पाते हैं? वो लोग डराया जाता है। वो तो डराया तो जाता है, हर जगह ही डराया जाता है, लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आम पब्लिक जो है विरोध नहीं करेगी तब तक ये जो ये इनके पेट का पानी नहीं हिलने वाला। अब लिमिटेड लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं, और वो तो सरकार की हिट लिस्ट में है, उनका नाम सरकार के IB रिपोर्ट के माध्यम से जो है लिस्ट में रहता तो है, पहुंचते हैं कि ये तो उनके ऊपर नजर बना के रखते हैं कि इसको क्या करना है, कैसे दबाना है। तो अब वही लोग सरकार, अच्छा जिसके पास बहुत कुछ है,
खोने के लिए, वो तो सरकार के सामने सरेंडर हो जाते हैं। बिल्कुल। और जिसके पास नहीं है वो वही लड़ते लड़ते हैं। जिसका जमीर मरा नहीं है वो लड़ते रहते हैं सरकार के खिलाफ। तो सरकार के खिलाफ लड़ाई चली। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो जैसे जेपी के टाइम में जो आंदोलन हुआ करते थे, पुराने दौर में सरकारों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ करते थे, ऐसे एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, तभी आपको आपका अधिकार मिल पाएगा। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं कि जेपी जैसा आंदोलन देश को गुजरात और दिल्ली यानी दोनों जगह हो और राष्ट्रीय स्तर पे जो है आवाम के अंदर जागरूकता फैले। जेपी जैसा आदमी कोई आए जो लोगों को खड़ा कर सके। आज के इस वक्त में जेपी और राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों की जरूरत है जो समानता की बात कर सके और समानता के लिए संघर्ष कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम। तो जिस तरीके से आपने देखा, क्योंकि ये तो एक मामला है जो सामने आया, कलीम सिद्दीकी ने इस मामले को उठाया। ऐसे अक्सर मामले होते रहते हैं, ड्राइवरों के साथ में पिटाई होती रहती है, उनकी पिटाई की जाती है, 200 रुपए जो है वो लोगों से लिए जाते हैं, भ्रष्टाचार किया जाता है और आखिरकार आप देखिए कि ड्राइवर को पीटा गया। तो वहीं आपने ये भी देखा कि कलीम ने बताया कि जब ड्राइवर की तरफ से एफआईआर कराने की बात की गई तब डराया गया और कहा गया कि आपके खिलाफ, यानी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तो ठीक, लेकिन जो पीड़ित है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की बात की गई। ये है असली गुजरात मॉडल। ये हम सभी को देखना होगा, सभी को समझना होगा और हम सभी को ये बात खास सोचनी होगी कि अगर हम ये समझते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, हम क्यों बोलें। तो यकीनन ये बात याद रखिएगा, अगला नंबर जरूर आपका है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।